वो होता है, आप केबीसी के बारे में सोचें, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में सोचेंगे, तो इसमें क्या है, आपका बंदा जो हॉट सीट पर बैठा है, अगर इसके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके चार क्लास हो सकते हैं, क्लास ए का प्रिडिक्शन आ सकता है, क्लास बी का आ सकता है, क्लास सी का आ सकता है, क्लास डी का आ सकता है। अब ये बताओ, जो बंदा इस गेम को खेल रहा है, अगर उसको लाइफलाइन ऑडियंस पोल वाली दी जाए, तो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होता होगा, आई गेस केबीसी में फोन ऑफ फ्रेंड है, 50-50 है, या और बहुत सारी लाइफलाइन आई चली गई, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जो रहा होगा, ऑडियंस पोल का रहा होगा। 100 बार अगर ऑडियंस पोल लाइफलाइन ली गई है, तो मुझे लगता है 95 टाइम्स सही रही होगी, 5 बार ही शायद वो नहीं रही होगी, शायद 5 वो ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे आपको। इनसेम्बल लर्निंग लगभग वैसे ही तरीके का यूज करती है। इनसेम्बल लर्निंग में क्या करते हैं, कई सारे मॉडल बनाए जाते हैं इंटरनली, कई सारे मॉडल बनाए जाते हैं, और जब आप प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो हर मॉडल से प्रिडिक्शन कराई जाती है। उसी तरह से जैसे ऑडियंस में बैठा हर बंदा एक मॉडल, मान लो 500 लोगों का क्राउड बैठा हुआ है केबीसी के सेट पर, तो हर बंदा जो केबीसी देखने आया हुआ है, वो एक मॉडल है। अब कोई क्वेश्चन पूछा गया इन सब लोगों से, तो सबने अपना अपना आंसर दिया, किसी ने क्लास ए, किसी ने क्लास बी। फिर क्या करा, मेजॉरिटी वोटिंग करके दिखा दिया कि कितने लोगों ने किस क्लास को वोट दिया है। अब जो मेजॉरिटी क्लास होगी, जनरली वही हमारा डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो इनसेम्बल टेक्निक इसी तरीके से काम करती है। जब इनसेम्बल टेक्निक में आप अपना डेटा लाते हैं, तो वहां पर एक मॉडल ट्रेन नहीं होता, कई सारे मॉडल को ट्रेन कराया जाता है। फिर जो सैंपल प्रिडिक्ट होने आएगा, उसको सारे जितने मॉडल बनाए गए थे, सबके पास हमारा सबमिट किया जाएगा। हर मॉडल अपना अपना आउटपुट बताएगा। उसके बाद उन सारे मॉडल के आउटपुट को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट हम लोग बनाते हैं, और वही हमारा क्या होता है, फाइनल प्रिडिक्शन होता है। तो माना जाता है कि इस तरीके का यूज करके आपका जो प्रिडिक्शन आ रहा है, वो ज्यादा बेटर आता है, और ओवर फिटिंग को ओवरकम करने का एक अच्छा तरीका माना गया है इनसेम्बल लर्निंग, है ना। तो इस तरीके से इनसेम्बल लर्निंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें, हम इसमें लिख सकते हैं, दिस टेक्निक ट्रेन्स मल्टीपल, उनको हम बोलते हैं वीक मॉडल्स, जो अंदर मॉडल बन रहे हैं, ट्रेन्स मल्टीपल वीक मॉडल्स, एंड देन combine predictions of all weak models to make। तो अंदर जो आपके इनसेम्बल लर्निंग में कई सारे मॉडल्स बनते हैं, इनको हम वीक मॉडल के नाम से जानते हैं, वीक मॉडल्स या वीक लर्नर्स के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखो, जो बंदा हॉट सीट पर बैठा है और जो बंदा ऑडियंस में बैठा है, इनमें अगर मैं आपसे कहूं ये वीक होगा, तभी तो ऑडियंस बन पाया। अगर ये ज्यादा समझदार होता, तो हॉट सीट पर नहीं बैठा होता। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि जो वीक मॉडल्स बन रहे हैं,
उन्होंने सब कुछ नहीं देखा है, उन्होंने कुछ कुछ देखा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, उनको वीक मॉडल्स कह रहे हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा आगे, तो ये और अच्छा समझ में आएगा कि हम क्यों वीक मॉडल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंट ये है कि वीक मॉडल्स हम इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने सब कुछ नहीं देखा है। किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है, इसलिए वो अपने आप को वीक कह रहे हैं। सबने सब कुछ नहीं देखा है। ठीक है। अब वो क्यों है ऐसा, अभी आगे चल के और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जो, क्या चीज? हाँ, दोनों के लिए, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए। रिग्रेशन में एवरेज निकालते हैं और क्लासिफिकेशन में वोटिंग करते हैं। ठीक है। वर्क्स विद बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब इनसेम्बल लर्निंग के फर्दर टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ इनसेम्बल लर्निंग। एक होता है बैगिंग, एक होता है स्टैकिंग, एक होता है बूस्टिंग। यानी कि इनसेम्बल लर्निंग का मतलब है बहुत सारे मॉडल्स के साथ आप ट्रेनिंग करते हैं और फिर उन सारे मॉडल के प्रिडिक्शन को कंबाइन करके फाइनल प्रिडिक्शन बनाते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है इस काम को भी तीन तरीके से आप कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं बैगिंग, दूसरे को बोलते हैं स्टैकिंग, और तीसरे को बोलते हैं बूस्टिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। बैगिंग में जो आपका डेटा सेट है वो कई सारे सब सेट में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो डेटा सेट होगा वो कई सारे सब सेट में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे करते हैं वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, बैगिंग के अंदर आने वाली कुछ एल्गोरिथम्स के नाम लिख देता हूँ। ठीक है। बैगिंग के अंदर एल्गोरिथम आती है जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ऐसे ही रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। इसी तरह से एक आती है इसमें बैगिंग क्लासीफायर, और एक आती है बैगिंग रिग्रेसर। और भी हैं जो हमें पढ़ने वाले बोलेंगे। वोटिंग क्लासीफायर, वोटिंग रिग्रेसर, बूस्टिंग में आती है एडा बूस्ट क्लासीफायर, एडा बूस्ट रिग्रेसर। ऐसे ही और आती है ग्रेडियंट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेसर,
ऐसे एक आती है हमारी XG, छोड़ो, एटसेट्रा लगा दे। अब हम शुरू करते हैं सीधा रैंडम फॉरेस्ट से। तो जब मैं आपको रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ कि बैगिंग जो तरीका होता है इन असेंबल का, वो क्या होता है। क्योंकि जब मैं बैगिंग वाली पढ़ाऊंगा, बैगिंग क्लासिफायर, तो उसमें भी वही चलेगा। और जो कभी आप अपने आप पढ़ेंगे, उनमें भी यही टेक्निक चलेगी। तो बैगिंग का मतलब क्या होता है उसकी बात करें। अच्छा बताओ, बैग माने क्या होता है? थैला। सब्जी लेने जाओ तो बैग की जरूरत पड़ती है, कैरी बैग दे देना, दे दें, है ना। बैग माने थैला होता है। ठीक है। बैगिंग, थैले बनाने का प्रोसेस। अब ये क्या है उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलेंगे आइरिस डेटा सेट का, समझने में आसान रहेगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास डेटा सेट है, और ये आइरिस का डेटा सेट है। इसमें मेरे पास 150 सैंपल्स हैं। 4 फीचर हैं, और 3 क्लासेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बैगिंग में जो एक्चुअल डेटा सेट आया था, उसके कई सारे सबसेट बनाए जाते हैं। तो एक सबसेट बनाऊंगा मैं, ये एक सबसेट बनाऊंगा ये। मान लो आपने 5 सबसेट बना लिए, अब 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, कितने ही बना लो। तो ये सब क्या है, ये हमारे सबसेट है। अब ये सबसेट जब बनाए जाते हैं, तो आपको ये बताना होता है कि इनमें रैंडम फीचर और रैंडम सैंपलिंग कैसे होगी। फीचर और सैंपल्स कैसे आएंगे। जैसे 150 सैंपल हैं, तो आप बताओ यहाँ पर कितने सैंपल आएंगे, यहाँ पर कितने सैंपल आएंगे, कितने सैंपल आएंगे, कितने सैंपल आएंगे, कितने फीचर आएंगे। मान लो मैंने कहा टोटल 4 फीचर हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। मैंने कहा जी जितने सबसेट बने, ये हमारे 3 3 फीचर के बने। 3 फीचर इसमें आए, और 100 सैंपल आए। 100 सैंपल इसमें आए, 3 फीचर इसमें आए। 100 सैंपल इसमें आए, 3 फीचर इसमें आए। तो हमने सारे सबसेट ऐसे बना दिए। सबसेट में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं वो बताना है, और नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं ये बताना है। अब जो आप सबसेट बनाते हैं, ये सबसेट रैंडम टेक्निक के अकॉर्डिंग बनेंगे। इसे बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है, जब आपने कहा कि यहाँ 150 सैंपल हैं आइरिस डेटा सेट में, तो उन 150 में से यहाँ पर 100 सैंपल आएंगे। कौन से वाले 100 आएंगे हमें नहीं पता, कोई से भी 100 आ सकते हैं यहाँ पर। और कितने फीचर आएंगे, 3। पता नहीं कौन से 3 होंगे। हो सकता है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ आ जाए। हो सकता है सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ आ जाए। कौन से 3 आएंगे हमें नहीं पता। सैंपल कितने आएंगे, 100, और फीचर कितने आएंगे, 3। सेम कहानी यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि आप एक्चुअल डेटा सेट से जो सबसेट बनवा रहे हैं, उनका साइज आपने जो बताया है,
वो साइज में कौन सा सैंपल आएंगे नहीं पता। फीचर्स आपने कितने कहे हैं, कौन से फीचर आएंगे हमें नहीं पता। ठीक है। अब रैंडम सैंपलिंग के भी दो तरीके होते हैं। एक है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट ये इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछते हैं। हाँ। हाँ। एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है कि मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 150 सैंपल थे। आसान करते हैं। मेरे पास मान लीजिए 5 बॉल हैं। बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, बॉल नंबर 5। अब मैंने आपसे कहा कि रैंडमली इसमें से 3 बॉल पिक करो। फिर मैंने कहा कि विद रिप्लेसमेंट आपको ये काम करना है। तो मैंने क्या करा, इसमें से कोई एक बॉल पिक करी। मान लो वो आ गई चौथे नंबर की। अब जो बॉल मैंने यहां से पिक करके यहां लाया, मैंने उस बॉल को वापस रख देना है इस डब्बे के अंदर, अगर मैं विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। अगली बार फिर से 4 पिक हो सकती है, क्योंकि वापस से वो पहुंच गई बैग के अंदर। हो सकता है कि हर बार तीनों बार यही पिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो सैंपल एक बार पिक हो चुका है, अगली बार वो फिर से पिक हो सकता है। यानी कि सेम सैंपल एक से ज्यादा बार आपके सबसेट में आ सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो सैंपल पिक हो गया, अब उस सैंपल को आउट कर देंगे। अब वो दोबारा कभी पिक नहीं हो सकता। अब जो आएगा वो एकदम नया ही आएगा। इसे बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बैगिंग टेक्निक क्या होती है, फिर से इसको समझते हैं। बैगिंग टेक्निक का मतलब होता है एक्चुअल डेटा सेट के कई सारे सबसेट बनाना। और जितने भी आप सबसेट बना रहे हैं, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम कितने सैंपल्स चाहते हैं और कितने फीचर्स चाहते हैं। ठीक है। अब हमने बता दिया कि मुझे एक्स सैंपल चाहिए और वाई फीचर्स चाहिए। कौन कौन से आएंगे रैंडम, हमें नहीं पता कौन से आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि फीचर तो डुप्लीकेट कभी नहीं आएगा, यानी कि जो फीचर है वो हमेशा यूनिक ही आएगा। विदाउट और विद रिप्लेसमेंट सिर्फ सैंपल पे काम करेगा, फीचर पे काम नहीं करेगा। अगर मैंने कहा मुझे 3 फीचर चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सैंपल लेंथ 2 बार आ गया होगा, नहीं। फीचर में ये काम नहीं करेगा, ये सैंपल में काम करती है टेक्निक ये वाली। ठीक है। तो जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि सेम सैंपल सब सेट में 2 बार आ सकता है। अगर मैं कहूं कि मैंने 100 सैंपल का सेट बनाया है, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 60 सैंपल यूनिक रहे होंगे इस सबसेट में, और वही 60 40 कॉपी बनकर आ गए होंगे, और टोटल हो गए हमारे 100। ऐसा हो सकता है। ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होगा कि एक बार जो सैंपल यहाँ पर आ गया, अब ये दोबारा यहाँ अब ये दोबारा आपका पिक होकर नहीं आएगा। ठीक है। अब रैंडम सैंपलिंग, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों समझ में आ गया हमारा क्या मतलब है इसका। जब आपका सबसेट बन गए, अब क्या करोगे, अब आप एक मॉडल ट्रेन करोगे इस डेटा पर। एक मॉडल ट्रेन करोगे इस डेटा पर। हर डेटा पर क्या करोगे, एक अलग अलग मॉडल ट्रेन करोगे। इन मॉडल्स को अगर मैं वीक मॉडल्स कह रहा हूं तो क्या गलत है, क्योंकि इन मॉडल ने सब कुछ देखा ही नहीं है, आधा अधूरा देखा है। इसने कुछ और देखा है, इसने कुछ और देखा है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, वीक, कमजोर। ये कमजोर मॉडल्स हैं, इनको इन्होंने सारा डेटा नहीं देखा है।
ऐसा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। फीचर सारे इसलिए नहीं दिखाने हैं, ओवरफिटिंग में कभी कभी क्या होता है, कोई एक फीचर ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। हो सकता है कोई एक फीचर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हो आपके प्रिडिक्शन के लिए, तो हमने मॉडल को, हो सकता है जब सारे फीचर दिए ही नहीं तो हो सकता है वो ना गया हो जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, दूसरे के पास क्या पता कौन क्या होगा। तो जब हम नंबर ऑफ फीचर को कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओवरफिटिंग को ओवरकम करने की बात करते हैं। ठीक है। नहीं, हर बार हर जगह रैंडम है। यहाँ पर जो तीन आए हैं यहाँ पर कुछ और हो सकते हैं, अगर आपने तीन की बात कही है। अगर आपने कहा नहीं मुझे चारों चाहिए तो चार चारों जगह सेम ही आएंगे, फिर तो चार ही फीचर थे टोटल। ठीक है, ये हमारे हाथ में होगा, जब कोड लिखेंगे तो बताएंगे कि कितने फीचर, कितने सैंपल हम बताते हैं। जबरदस्ती नहीं है कि सबको एक, दोनों को एक जैसी माननी पड़ेगी बात। ठीक है। बन गए वीक मॉडल्स हमारे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया सैंपल आया। इस नए सैंपल का इस वाले वीक मॉडल से बोलेंगे, इस वाले वीक मॉडल, जितने वीक मॉडल बने हैं सबके पास ये सैंपल जाएगा। और इस वाले मॉडल से कहेंगे बताओ आपके हिसाब से ये सैंपल किस क्लास का है। जीरो क्लास का है, उसकी बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लास वन का है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। और क्लास टू का प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या बोलेंगे इस मॉडल से, इस सैंपल की तीनों क्लास से बिलोंग होने की क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नहीं तो इंटरनली जब वो सैंपल जाएगा इस वक्त के पास, तो वो उतने ही फीचर के साथ जाएगा जितने के साथ ये ट्रेन हुआ है। मतलब हम तो चार ही देंगे, बट इंटरनली जब वो वीक मॉडल के पास जाएगा तो उसको उतने फीचर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जितने उस वीक मॉडल ने देखे हैं। हर वीक मॉडल के हिसाब से वो सैंपल पहले कन्वर्ट होगा तब जाएगा हर किसी के पास। ठीक है। अब हर वीक मॉडल से हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटीज निकलवाई। अब पहले वाले से कहा जीरो क्लास की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, इससे का आप बताओ, इससे का आप बताओ। और इन सब की एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एवरेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जीरो बाई ऑल द वीक मॉडल्स। फिर एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन, एवरेज ऑफ क्लास टू। इनमें जो मैक्सिमम है वो कौन है, वो आपका क्या होगा, फाइनल प्रिडिक्शन होगा। तो बैगिंग टेक्निक का जो काम करने का तरीका है वो ये है। तो बैगिंग टेक्निक में हम एक्चुअल डेटा सेट को कई सारे सबसेट में ब्रेक करते हैं, यूजिंग आइदर रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके बाद जितने सबसेट बने हैं हर सबसेट पर एक वीक मॉडल को ट्रेन कराया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, सर ये जितने वीक मॉडल बन रहे हैं ये सब एक ही एल्गोरिथम से बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बना दिया आपने डिसीजन ट्री से, ये बना दिया आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, ये बना दिया आपने किसी और से, ये बना दिया किसी और, ऐसा नहीं होगा। सारे वीक मॉडल एक ही एल्गोरिथम से ट्रेन कराए जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछूं, फिर फायदा क्या होगा, अलग अलग मॉडल में क्या डिफरेंस रहा। जब सारे के सारे एक ही एल्गोरिथम से बनाए जाएंगे तो इन सारे वीक मॉडल ने अलग अलग क्या सीखा होगा, अलग अलग ये सीखा है क्योंकि सबका डेटा सेट अलग अलग था। किसी के में कोई सैंपल है, किसी के में कोई नहीं है फीचर, कोई किसी के में, कोई किसी के में नहीं है, इसलिए सारे वीक मॉडल अलग अलग सीख रहे हैं, सबकी लर्निंग अलग अलग हो रही होगी। हाँ तो विदाउट इसलिए जनरली करते ही नहीं है, बहुत कम हम विदाउट के साथ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में विद के साथ जाते हैं। विदाउट तब जानना चाहिए जब आपके पास लाखों की संख्या में सैंपल हैं, बहुत बड़ा डेटा सेट है तो विदाउट के साथ जा सकते हैं। और सैंपल छोटा है तो विद रिप्लेसमेंट ही आप जाते हैं, है ना, क्योंकि विदाउट में चले जाओगे तो एक सैंपल एक बार अगर आ गया तो फिर वो उसी सेट में दोबारा आएगा नहीं। तो लिमिटेड सैंपल है फिर तो सारे सबसेट एक जैसी लगभग बन गए होंगे फिर एक तरीके से। ठीक है, बराबर। तो फिर से समझते हैं, सबसेट बना दिए गए, वो सबसेट में रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट अगर हम करना चाहें तो करें, विदाउट रिप्लेसमेंट करना चाहें तो करें। सारे वीक मॉडल ट्रेन हो गए सेम एल्गोरिथम से। फिर नया सैंपल का प्रिडिक्शन सारे वीक मॉडल से करवाते हैं। और कैसे कराते हैं,
हर वीक मॉडल से पूछते हैं उस सैंपल की जितनी भी क्लासेस हैं उनसे बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटीज। फिर हर वीक मॉडल ने हर क्लास की जो जो प्रोबेबिलिटीज दी थी उनकी एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर उन एवरेज में जो सबसे मैक्सिमम एवरेज वाली आई थी वो किस क्लास की आई थी, वो हमारा क्या होगा, फाइनल प्रिडिक्शन होगा। समझ में आती है कहानी हमारी। चलो अब बात करते हैं बैगिंग के बाद स्पेसिफिक होकर रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट में 90% कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, 10% चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक्चुअल डेटा सेट था, उसके सबसेट बना लिए, मान लो 3 बना लिए, समझाने में आसान हो जाएगा। अगर हमने ये डेटा सेट बनाई और मान लीजिए विद रिप्लेसमेंट बनाई, विद रिप्लेसमेंट, तो ऐसे सबसेट को हम बूट स्ट्रैप डेटा कहते हैं। बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप डेटा। बूट स्ट्रैप डेटा सेट का मतलब है ऐसा डेटा सेट जो किसी का सबसेट है और वो विद रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके बनाया गया है। इतना लंबा चौड़ा ना बोलकर हम सिंगल वर्ड बोलते हैं बूट स्ट्रैप डेटा सेट। तो रैंडम फॉरेस्ट में अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम बोलेंगे हमने बूट स्ट्रैप डेटा सेट बना लिया। ठीक है। उसके बाद अब इस वाले सबसेट पर एक मॉडल ट्रेन कराया यूजिंग डिसीजन ट्री। अब रैंडम फॉरेस्ट बोलने के बाद जो वीक मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि ये डिसीजन ट्री से ट्रेन होंगे, आप बदल नहीं सकते, डिसीजन ट्री से ही होंगे। क्योंकि एल्गोरिथम का नाम क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की हिंदी क्या होती है, जंगल। जंगल किसका बनेगा, पेड़ों का। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट। जो बहुत सारे पेड़ों से मिलकर बने उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट, इसलिए इसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम क्यों है, क्योंकि जितने ये जंगल में पेड़ आए हैं इन पेड़ों के पीछे जो सेट लगा हुआ है, डेटा सेट लगा हुआ, वो रैंडम सैंपलिंग के साथ आया हुआ है। ठीक है। अब नया सैंपल आया, उस सैंपल का प्रेडिक्शन तीनों से करवाने के लिए इसके पास गया, तो इससे पूछा बताओ प्रोबेबिलिटी क्लास 0 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2। इससे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। ऐसे ही इससे पूछा क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। फिर एवरेज, प्रोबेबिलिटी 0 ये वाली, प्रोबेबिलिटी 0 ये वाली, प्रोबेबिलिटी 0 ये वाली। इसी तरह से सबका एवरेज निकाल लिया। फिर उन एवरेज में जो मैक्सिमम है वो किस क्लास का था, 1 का था कि 2 का था, वो हमारा क्या होगा, फाइनल प्रिडिक्शन हमारा इस तरह से रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक हमारा काम करती है। अब जब मैं कोड बनाऊंगा तो ये सारी बातें मुझे रैंडम फॉरेस्ट को बतानी पड़ेंगी लिखकर कि हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो हर चीज की डिफॉल्ट वैल्यू होती हो। जैसे आपके मन में आया कि आपने 3 वीक मॉडल बनाए, तो रैंडम फॉरेस्ट बनाते समय आप बताओगे कि हमें 3 चाहिए कि 30 चाहिए कि 300 चाहिए। नहीं बताओगे तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती हो। आप उसे बताओगे कि हमारा डेटा सेट में 150 सैंपल है या 500 सैंपल है, आप हर सबसेट 200 के बनाना। नहीं बताओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी, उतने का बना लेगी वो। आप रैंडम फॉरेस्ट को बताओगे कि मुझे ना इतने फीचर चाहिए सबसेट के अंदर, नहीं बताओगे तो कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती होगी। सारे सबसेट में नंबर ऑफ सैंपल सेम होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। अगर अगर आपने बूट स्ट्रैप वाला बनाया है, मतलब रैंडम सैंपलिंग ट्रू कर रखी है,
तो फिर तो कॉपी बनाता रहेगा उसकी। भाई विद रिप्लेसमेंट अगर आप कर रहे हो और आप करो 200 सैंपल चाहिए, बना देगा, एक एक को कई बार ले आएगा वो। तो क्या दिक्कत है? चलो, अब ये सब होते हुए देखो, तो मैं आइरिस डेटा सेट ला रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट इंपोर्ट लोड आइरिस फ्रॉम sklearn डॉट इन assemble, एक सब मॉड्यूल है, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आइरिस इक्वल टू डॉट आइरिस एक्स इक्वल टू आइरिस डॉट डेटा इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट। मॉडल बनाया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब यहाँ पर खेल आता है। यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर का मतलब वीक मॉडल से है। एस्टिमेटर शब्द का मतलब यहाँ पर वीक मॉडल से है। कितने आपको नंबर ऑफ वीक मॉडल चाहिए? मैंने कहा 5 चाहिए। आप जितने बनाना चाहते हो उतने वीक मॉडल बनेंगे, उतने ही सबसेट बनेंगे। जितने एस्टिमेटर बताएंगे उतने ही सबसेट बनते हैं, क्योंकि एस्टिमेटर का मतलब यहाँ पर वीक मॉडल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्गुमेंट, यहाँ पर आप क्या बताएंगे? मैक्स फीचर्स। कितने फीचर सबसेट जो बनेंगे उसमें कितने फीचर आप चाहते हो? ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 3। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके डेटा में कितने और कितने का यूज कराना चाहते हो। तो अब हर बार जो सबसेट बनेंगे उनमें 3 3 फीचर हमारे यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्गुमेंट है मैक्सिमम सैंपल्स। सैंपल का आर्गुमेंट कहाँ आ रहा है? मैक्स सैंपल्स। जितने आप चाहते हो, मान लो आपने लिख दिया 100। अब रैंडम सैंपलिंग 100 सैंपल्स की होगी, क्या वो रिप्लेसमेंट के साथ होगी या रिप्लेसमेंट के बिना होगी? तो यहाँ लिखेंगे बूट स्ट्रैप इक्वल टू ट्रू। बूट स्ट्रैप की वैल्यू अगर आपने ट्रू कर दी तो रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी, और अगर मैंने बूट स्ट्रैप की वैल्यू फॉल्स कर दी तो रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। तो जब मैं यहाँ ट्रू कर रहा हूं तो मैक्स सैंपल साइज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट चलेगा। और अगर मैं यहाँ फॉल्स कर दूं तो सैंपल साइज एक्चुअल साइज से ज्यादा नहीं हो सकता, एरर दे देगा। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप आर्गुमेंट से आप डिसाइड करते हैं। अब आपने कहा कि हर बार, जितनी बार आप अपनी एल्गोरिथम रन करेंगे शिफ्ट एंटर, हर बार सबसेट जो बनेंगे 5, उनमें जो सैंपल जाएंगे अलग अलग चले जाएंगे। तो फिर तो हर बार प्रिडिक्शन अलग आ सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बात को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा सकते हैं? रैंडम स्टेट, कुछ भी दे दो। अब इसका मतलब ये है कि एक बार जब ये एल्गोरिथम रन हुई होगी, उस समय जो सबसेट बने होंगे, कौन कौन से सैंपल किस किस सबसेट में गए होंगे, अगली बार जब ये एल्गोरिथम फिर रन होगी तो वही वही सैंपल उन्हीं उन्हीं सबसेट में जाते रहेंगे। इसका फायदा सब ये मिलेगा कि जितनी बार चलेगी हर बार एक जैसा आउटपुट इसको देखने को मिलेगा आपको। तो आप रैंडम स्टेट की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। अब मान लो मैंने प्रोग्राम कल चलाया, मैं परसों चलाया, है ना? तो अब हर बार हमारा जो सैम्पलिंग होगी वो सेम होनी चाहिए। अब ध्यान से सोचो, इंटरनली जितने भी वीक मॉडल्स बनेंगे वो किस एल्गोरिथम से बनेंगे? डिसीजन ट्री से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री के भी तो हाइपर पैरामीटर पढ़ाए थे, मैक्स डेप्थ, मिनिमम सैंपल टू स्प्लिट, नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हो सकते हैं, वो सब यहाँ पास कर सकते हो। कॉमा लगा के सारे के सारे यहाँ पास करे जा सकते हैं। जितने भी डिसीजन ट्री बनेंगे सबके लिए वो एक ही रहेंगे।
ऐसा नहीं कह सकते सर, अंदर 5 डिसीजन ट्री बनेंगे तो एक की डेप्थ 4 कर दो, एक की 3 कर दो, एक में ये कर, ऐसा नहीं होगा। जो भी हाइपर पैरामीटर हैं वो एक बार आप दे सकते हो, और वो सारे हाइपर पैरामीटर जितने डिसीजन ट्री बनेंगे सब के लिए एप्लीकेबल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, हम वो नहीं लिख रहे। बन गया मॉडल। हमने कहा चला कर देखते हैं, मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा, बन गया। ये आपका मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब अपना कोई नया सैंपल लेकर आओ। हमने कहा ये लो, हम 4 ही फीचर देंगे, है ना। सैंपल लेंथ 2.5, सैंपल विड्थ 1.2, पेटल लेंथ 4.5, पेटल विड्थ 0.5। अब हमने मॉडल से कहा मॉडल जरा बताना ये कौन है। तो इंटरनली ये क्या करेगा, इस सैंपल को पांचों पीक मॉडल के पास भेजेगा, पांचों से पूछेगा बताओ इस सैंपल की क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी, क्लास 1, क्लास 2। दूसरे से बोलेगा, तीसरे से बोलेगा, पांचों से बोलेगा, सबकी एवरेज निकालेगा, फिर जो मैक्सिमम रही होगी वो निकालकर हमें बता देगा। कह रहा है क्लास 0 का सैंपल है ये। अगर मैं इससे पूछूं कि बताओ भाई पीछे जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली वो क्या है, तो क्या क्या पूछ लो, ये है 0.6 क्लास 0 की, 0.4 ये है, और 0। सैंपल जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे थे फिट मेथड के अंदर, तो उसी को पता है कि पहले वाले सबसेट में कौन से 3 आए थे, अगले में कौन से आए थे, अगले में कौन से आए थे। तो इस बात को वो ध्यान रखता है, और जब आपका सैंपल आता है तो उन वीक मॉडल्स को उन्हीं सैंपल के साथ, उन्हीं फीचर के साथ वो सैंपल आगे बढ़ाता है। क्या? हाँ मतलब कोई ना कोई टेक्निक तो यूज करता ही होगा, लाइक इंडेक्सिंग या कोई डिक्शनरी बनाता होगा, कुछ ना कुछ करता ही होगा। एग्जैक्टली exactly, कुछ ना कुछ करता ही होगा। अब ये क्या है, यही तो हमारे एब्स्ट्रैक्शन है कि एज ए प्रोग्रामर मुझे तो वही करना है, फिट मेथड और प्रिडिक्ट मेथड, कहानी खत्म। मुझे बस ये जानना है कि ये एल्गोरिथम अंदर से काम कैसे कर रही है। तो हम लगभग पिछले 50 मिनट से जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि फिट मेथड और प्रिडिक्ट मेथड के अंदर क्या हुआ होगा। जब मैंने शिफ्ट एंटर करा, फिट मेथड अपने अंदर से क्या कर रहा होगा, सबसेट बना रहा होगा, सैंपलिंग कर रहा होगा, फिर वीक मॉडल बना रहा होगा, उनको डिसीजन ट्री से ट्रेन कर रहा होगा। ये सब काम फिट मेथड के पीछे हो रहा होगा। और जब मैंने प्रिडिक्ट मेथड लिख के रन करा तो बिहाइंड द सीन वो सैंपल सबके पास गया होगा, सारे मॉडल के पास, सबने अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज बताई होंगी, उन सबकी प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके एवरेज निकाला होगा, फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आई होगी वो लाकर उसने हमें बता दी। प्रिडिक्शन आया है वो क्लास 0 का आया है। हमने इससे पूछा क्लास 0 के पीछे क्या वजह है, इसने बताया कि एवरेज प्रोबेबिलिटी पांचों मॉडल ने जो क्लास 0 को दी है वो 6 दी है, इसलिए। अब कोई मॉडल के अंदर ऐसा हो तो कह नहीं सकते, चेक कर लेते हैं अंदर। ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ होगा जिससे कि आप, नहीं मतलब वो पांचों मॉडल अलग अलग आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा अभी कोई नजर तो आ नहीं रहा है। अब एक बार इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया कि ऐसा हो सकता है कि मैं सारे सैंपल को सबसेट में यूज नहीं कराना चाहता,
कुछ सैंपल मैं चाहता हूं किसी भी सबसेट में ना जाए, मान लो 150 है, मैं चाहता हूँ 20 सैंपल बचा लो, 20 किसी में भी ना जाए, तो आंसर इज यस। ऐसा किया जा सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओ ओ बी स्कोर इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या कर दिया, ट्रू। आउट ऑफ द बैग स्कोर, ओ ओ बी का मतलब है आउट ऑफ बैग। जो किसी बैग में सैंपल नहीं जाएंगे उनको बोलते हैं ओ ओ बी सैंपल्स, आउट ऑफ द बैग सैंपल्स। नहीं इंपॉर्टेंट है तो अगले वाले में क्या होगा? हो सकता है, तभी तो ओवर फिटिंग बचेगी। जो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से आपका मॉडल इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। हम तो चाहेंगे वो ना जाए, ताकि बाकियों को मौका मिले अपना काम करने का, ताकि प्रिडिक्शन बाकी अदर फीचर के अकॉर्डिंग हो, जो इंपॉर्टेंट है वो रुक जाए। इसलिए हम फीचर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब ओबी का मतलब आउट ऑफ द बैग सैंपल्स। तो अभी क्या करेगा, कुछ सैंपल्स को बचाकर रख लेगा, है ना। हम ये नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर कि कितने बचा के रखने हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड करेगी कि कितने सैंपल बचाकर हमें रखने हैं। तो आई गेस जो हमारा वो रहता है वो 10% का रहता है। तो आउट ऑफ बैग जो सैंपल हैं वो 10% टोटल डेटा के बचाकर आपके रखे जाते हैं। जैसे 150 हैं तो 15 सैंपल बचाकर वो रख लेगा। अब करेगा क्या अगला काम? अगला काम ये करेगा, जब डिसीजन ट्री सारे के सारे बन जाएंगे तो जो उसने ओ बी सैंपल बचा के रखे हैं जो कहीं नहीं गए थे, उन सैंपल पर प्रिडिक्शन करेगा। और उन ओबी सैंपल का हमें स्कोर लाकर दे सकता है कि भाई जो सैंपल कहीं बच गए थे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस प्रोबेबली मींस टू फ्यू ट्री। कह रहा है ओबी आप तब यूज करना जब आपके ट्री ज्यादा हो, आपके ट्री बहुत कम है। एक काम करो, बढ़ाकर 15 करके दें, 10 कर दें, 10 पर सही है। तो 10 वीक मॉडल हमने बनाई, इस तरह से आपका आया है। तो अब जो आउट ऑफ द बैग सैंपल्स हैं, हम मॉडल से उनका स्कोर पूछ सकते हैं कि मॉडल उनका स्कोर क्या आया। स्कोर अंडर स्कोर ये आ रहा है 0.94, 94%, यानी कि काइंड ऑफ ये टेस्टिंग हो गई, काइंड ऑफ टेस्टिंग हो गई है कि वो सैंपल कहीं किसी भी हमारे डिसीजन ट्री को देखने को नहीं मिले। लेकिन जब सारे बन गए तो रैंडम फॉरेस्ट ने क्या करा, उन सैंपल को सबसे प्रिडिक्ट करने को कहा, और उन सारे सैंपल का जो स्कोर आया होगा उन सबका एवरेज स्कोर क्या दिया मुझे, 0.94। तो 94% एवरेज स्कोर है ये। ऐसा हो सकता है कि एक डिसीजन ट्री का 98 आया हो, एक का 84 आया हो, एवरेज सबका एवरेज कितना है, 94। क्या एक्यूरेसी स्कोर ओवरऑल का है ना, एक्यूरेसी तो पूरे मॉडल का निकलता है ना। पर्टिकुलर क्लास का तो F1 स्कोर निकलता है, प्रिसिशन रिकॉल, ये तो एक्यूरेसी स्कोर है। तो ये हो गया टेस्टिंग स्कोर। रैंडम फॉरेस्ट से इंटरव्यू के अंदर ढेरों क्वेश्चन पूछे गए, है ना। वो ढेरों क्वेश्चन लगभग मैंने डिस्कस कर लिए है। पहला क्वेश्चन यही पूछते जाते हैं कि रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है हमारे डेटा सेट से सबसेट बनाना, जिसमें रैंडमली सैंपल सेलेक्ट होकर आएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि रैंडम सैंपलिंग कितने टाइप की होती है और उसमें कितने डिफरेंस होते हैं। आप आंसर देंगे रैंडम सैंपलिंग दो टाइप की होती है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। डिफरेंस क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट में कोई सैंपल दोबारा सेलेक्ट हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में कोई सैंपल जो एक बार सेलेक्ट हो गया है वो दोबारा सेलेक्ट हमारा नहीं होगा। ठीक है। पाइथन में जब हम कोड बनाते हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर एक हाइपर पैरामीटर यूज करते हैं, बूट स्ट्रैप। इस बूट स्ट्रैप हाइपर पैरामीटर की वैल्यू अगर हम ट्रू कर दें तो इंटरनली रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है।
और अगर हम इसकी वैल्यू फॉल्स कर दें तो इंटरनली रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हमारी होती है। इसलिए अगला क्वेश्चन बनता है, बूट स्ट्रैप डेटा सेट किसे कहते हैं? बूट स्ट्रैप डेटा सेट ऐसा डेटा सेट कहलाता है जो रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट बनाया गया हो। ऐसे डेटा सेट को बूट स्ट्रैप डेटा सेट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट के अंदर वीक मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आप आंसर देंगे, वो सारे के सारे डिसीजन ट्रीज हमारे होते हैं। क्या हम उन डिसीजन ट्रीज के हाइपर पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज यस। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ही हम जो हाइपर पैरामीटर्स हैं डिसीजन ट्री के उनको भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि वो अंदर जितने डिसीजन ट्री बन रहे हैं क्या उन सबके अलग अलग हाइपर पैरामीटर दे सकते हैं? आंसर इज नो, उनके नहीं दे सकते, सबके कलेक्टिव ही दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आउट ऑफ द बैग सैंपल्स किन्हें कहते हैं? रैंडम फॉरेस्ट में आउट ऑफ द बैग सैंपल्स किन्हें कहते हैं? तो आप बोलेंगे ऐसे सैंपल्स जो किसी भी सबसेट में नहीं आए हैं, जिनको हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए, हमने मतलब रैंडम फॉरेस्ट ने टेस्टिंग पर्पस के लिए बचा के रख लिया है, ऐसे सैंपल्स को आउट ऑफ द बैग सैंपल्स कहते हैं। उनका क्या यूज होता है? जब रैंडम फॉरेस्ट सारे वीक मॉडल्स को हमारा ट्रेन कर लेगा, रैंडम फॉरेस्ट, तो इंटरनली आपका प्रिडिक्शन करने से पहले अपने आप वो जितने भी आउट ऑफ द बैग सैंपल बचे थे उन सबका प्रिडिक्शन सारे वीक मॉडल से कराकर उन सबका एक्यूरेसी स्कोर निकलवा रहा है। वो सारे एक्यूरेसी स्कोर का जो एवरेज स्कोर होगा वो आउट ऑफ द बैग स्कोर हमारा कहलाता है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि मेरा मॉडल अनसीन डेटा पे कैसे बिहेव कर रहा होगा। जैसे मुझे लगा 94%, तो मैं क्या बोलूंगा, ये रैंडम फॉरेस्ट की टेस्टिंग डेटा पर एक्यूरेसी कितनी है? 94% है, जो कि काफी ठीक मानी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमारे पूछे जाएंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्या? तो वो तो स्कोर से निकाल ही लोगे। अगर जो सैंपल हमारे ट्रेनिंग में गए थे उनका निकालना है तो स्कोर से आप निकाल लो। ये लो, ट्रेनिंग का स्कोर कितना? 99% आया। चलो, अब मैं इस रैंडम फॉरेस्ट को दोबारा बनाता हूं, जिसमें मैं ये नहीं बता रहा कितने फीचर, मैं ये नहीं बता रहा कितने सैंपल, मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, सब हटा दिया। मैंने ये भी नहीं बताया कितने एस्टिमेटर। तो सर ये भी क्यों बता रहे हो, इसे मत बताओ। कुछ नहीं बताया। अब गलत है सही है? इन सारे हाइपर पैरामीटर की क्या होती होगी फिर? कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यूज होती होंगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा। तो कोई गुनाह तो हुआ नहीं। अब आप कहो सर हम ओबी स्कोर निकालेंगे, एरर आ जाएगी। बोलेगा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ओबी को ट्रू कहाँ किया? बाय डिफॉल्ट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम आउट ऑफ द बैग सैंपल नहीं रखती, हर सैंपल को किसी न किसी बैग में डाला गया होगा, इसलिए आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब इस मॉडल से अगर हम प्रिडिक्शन कराएं तो देखो क्या देता है, जो भी देता है क्लास जीरो का ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफॉल्ट वैल्यूज की बात करते हैं कि जब हम किसी भी हाइपर पैरामीटर को नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रही होंगी? पहले वाले की डिफॉल्ट वैल्यू है 100। यानी कि जब आप वीक मॉडल्स के बारे में नहीं बताते कितने बनेंगे, तो डिफॉल्ट वीक मॉडल्स कितने बन रहे होंगे पीछे? 100 बन रहे होंगे। पुराने वर्जन में 10 थे। अगर आप में से किसी का 3 साल पहले का कोई वर्जन है तो उसमें इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 है। अब इन्होंने कितनी कर दी है? 100 कर दी है। ठीक है। अब ये अंदर जो डिसीजन ट्री बनेगा उसके हाइपर पैरामीटर हैं, तो इसमें तो हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे।
मैक्स फीचर्स, मैक्स फीचर्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, स्क्वायर रूट। इसका मतलब है आपके कितने फीचर हैं उनकी संख्या बताओ, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। कितने फीचर थे मेरे डेटा में टोटल, चार। सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, चार ही तो थे। अब चार का स्क्वायर रूट कितना आएगा, दो। यानी कि हर सबसेट में दो दो फीचर गए होंगे। हमने जो तीन बताए थे वो तीन की जगह पर कितने होंगे, हर सबसेट में दो दो फीचर गए होंगे। तो अगर मेरे डेटा में 11 फीचर हैं तो 11 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, लगभग 3.25, 3.4, तो वो तीन मान के चलेगा। यानी कि बेस इंटीजर पर राउंड कर देगा तो तीन फीचर लेके चलेगा। अरे तो 3.25 फीचर कैसे हो सकते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर जब भी 3 पॉइंट वाला सीरीज आएगा तो हमेशा फ्लोर पर राउंड होता है। उसमें ये नहीं कि 10 5 है तो ऐसा जाएगा, ऐसा है तो ऐसा, कुछ नहीं है इसका। चलो, मैक्स फीचर कितने होंगे बाय डिफॉल्ट ये। और देखो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, ट्रू। यानी कि इंटरनल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट आपका चल रहा है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ओबी स्कोर की वैल्यू क्या दे रखी है, फॉल्स। मतलब कोई भी सैंपल बचाएंगे नहीं, हर सैंपल कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी सबसेट में यूज हो गया होगा। ठीक। रैंडम स्टेट की वैल्यू नन। मतलब जितनी बार एल्गोरिथम रन करेंगे आप, शिफ्ट एंटर जितनी बार करेंगे, हर बार कौन सा सैंपल किस सबसेट में जाएगा बदल सकता है, क्योंकि आपके रैंडम स्टेट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, नन, फिक्स नहीं है। ठीक है। चलो, मैक्स सैंपल नन। जब मैक्स सैंपल आप नन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है सेम साइज के सबसेट बनेंगे। फिर सुनेंगे, मैक्स सैंपल की डिफॉल्ट वैल्यू नन है, इसका मतलब है सेम साइज के सबसेट बनेंगे। आइरिस डेटा सेट में 150 सैंपल हैं, पहला वाला सबसेट बना उसमें 150 सैंपल आएंगे, दूसरा वाला बना उसमें भी 150 आएंगे। सारे सबसेट 100 के 100 सबसेट बने होंगे, सब में 100 100, सब में 150 150 सैंपल हमारे आए होंगे। डिफरेंस क्या रहा होगा, बूटस्ट्रैप की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो जरूरी है कि वो 150 अलग अलग आए होंगे। हो सकता है कि एक सैंपल 4 बार आ गया हो सकता है एक सैंपल 10 बार आ गया हो, अब हो सकता है वो सैंपल दूसरे में कभी ना गया हो, कुछ नहीं पता हमारे लिए। तो जब मैक्स सैंपल की वैल्यू नन होती है तो नन का मतलब है इट विल कंसीडर ऑल द सैंपल्स, या शॉर्ट में आप याद रखो सेम साइज। मैक्स सैंपल का मतलब है सेम साइज, सेम साइज। अब ऑल सैंपल आएंगे नहीं इसकी गारंटी नहीं है ना। ऑल, ये सही कह रहे हैं कि सेम साइज ज्यादा सही है, रादर देन सेइंग कि सारे सैंपल कंसीडर करो। जरूरी थोड़ा ना सारे सैंपल आएंगे आएंगे, हम तो कह रहे हैं सेम साइज के होने चाहिए, चाहे एक सैंपल 10 बार आए चाहे 50 बार आए। हो सकता है बहुत से आएंगे ही नहीं, है ना, सेम साइज। तो शायद उन्होंने लिखा भी यही होगा। मैं पढ़वाता हूँ आपको मैक्स सैंपल के बारे में इन्हें क्या लिखा है। मैक्स सैंपल इफ नन, जो कि डिफॉल्ट है, देन ड्रॉ एक्स डॉट शेप ऑफ जीरो। तो अगर मैं यहां से निकाल लूं एक्स डॉट शेप ऑफ जीरो, सेम हो गए, सेम साइज का हो गया। ठीक है। चलो, ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट की कहानी खत्म हो जाती है। अब डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट को मिला के इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डिसीजन ट्री का ड्रॉबैक क्या है, या डिसीजन ट्री की लिमिटेशन क्या है, या डिसीजन ट्री की प्रॉब्लम क्या है। आप बताएंगे। डिसीजन ट्री बहुत जल्दी ओवरफिट हो सकता है, ये डिसीजन ट्री की प्रॉब्लम होती है। फिर आप बताएंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है प्रूनिंग करते हैं, जिसमें डिसीजन ट्री पर ही हम रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन है हम रैंडम फॉरेस्ट पे आ जाते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट में चांस है कि ओवरफिटिंग आपकी अब नहीं होगी। ये नहीं कह रहा कि होगी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी डिसीजन ट्री में हो रही थी ओवरफिटिंग उससे बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है हो रही हो, लेकिन कंपेयर टू डिसीजन ट्री स्टैंड अलोन डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनते हैं जिनका प्रिडिक्शन कंबाइन करके जब रिजल्ट आता है तो वो ओवरफिटिंग ना के बराबर वाली फील हमें देता है। ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे ओवरफिटिंग रैंडम फॉरेस्ट में नहीं होगी, तो आप बताएंगे कि हम सबसेट बना रहे हैं। सबसेट जब बनाते हैं
तो रैंडम सैंपलिंग होती है। तो कौन सा सैंपल कहाँ जाएगा ये पहले से हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो जब रैंडमनेस के साथ पूरी मशीन लर्निंग में इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि पूरी मशीन लर्निंग में कई जगह हमने देखा रैंडमनेस चल रही है, जहां जाओ वहां रैंडमली काम हो रहा है। तो इस रैंडम के पीछे कहानी क्या है, आपको पहले से खुद ना पता हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप पहले से चीजों को जानते हैं मतलब चीजें फिक्स हो गई, फिर तो आपको पहले ही पता होगा ये होने वाला है। हमें चीजों को अनसर्टेन करना है, क्योंकि रन टाइम पर जो हमें सैंपल मिलने वाले हैं वो अनसर्टेन, हमें नहीं पता क्या होगा वो। इसीलिए पूरी मशीन लर्निंग में आप जब भी जाओगे जहां जाओगे आपको रैंडमनेस जरूर मिल रही होगी। और उस रैंडमनेस के पीछे यही है कि मेरा मॉडल जो भी देख रहा है वो एज इट इज ना देखकर उसमें रैंडमली चीजों को निकालकर जो आई हैं वो देखे, जिससे कि ओवरफिट होने से बचता रहे। ठीक है, सिंगल लाइन का आंसर है रैंडमनेस मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग को अवॉइड करने में हेल्प करती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में रैंडमनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक, बहरहाल अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू का, क्या हम रैंडम क्या हम रैंडम फॉरेस्ट में वीक मॉडल्स को जिस एल्गोरिथम से ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बदल सकते हैं? डिसीजन ट्री चल रही है, हम डिसीजन ट्री की जगह के नेवर क्लासिफायर लगाना चाहते हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना चाहते हैं, तो क्या लगा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप लगा गए तो एल्गोरिथम का नाम खराब हो जाएगा। क्या नाम है उसका? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो जंगल से पेड़ से ही बनेगा, बाकी उससे कैसे बनाओगे जंगल? इसीलिए आपको एक दूसरी एल्गोरिथम दी गई आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या इच्छा थी आपकी? सब कुछ बढ़िया, सिर्फ इतना करा दो कि अंदर जो वीक मॉडल बन रहे हैं उनकी एल्गोरिथम हमसे पूछ लो, अपने आप डिसीजन ट्री मत करो। तो उसके लिए हमसे कहा गया फिर यहाँ आओ, फ्रॉम एस्केलर डॉट इन असेंबल इंपोर्ट बैगिंग क्लासिफायर। बैगिंग क्लासिफायर बैगिंग टेक्निक की ही एक एल्गोरिथम है। इसमें सारे हाइपर पैरामीटर वही हैं जो आपने अभी यूज करे थे, सिर्फ एक और हाइपर पैरामीटर आपको मिल जाएगा ये बताने के लिए कि आपको वीक मॉडल कौन सा ट्रेन कराना। तो आप क्या करो, पहले अपना वीक मॉडल खुद से क्रिएट कर लो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए फ्रॉम एस्केलर डॉट नेवर्स इंपोर्ट के नेवर्स क्लासिफायर। अब मैंने अपना वीक मॉडल बना दिया। वीक मॉडल नाम कुछ भी दे दो, समझ में आ जाए, इसे मैंने इसका नाम वीक मॉडल रख दिया, के नेवर क्लासिफायर। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा जो आपका मेन मॉडल है इक्वल टू बैगिंग क्लासिफायर। अब मैं यहाँ पे पास करूंगा एस्टिमेटर इज इक्वल टू मेरा वीक मॉडल। आप चाहो तो अभी नंबर ऑफ एस्टिमेटर पास कर सकते हो, कितने रखने हैं, बूट स्ट्रैप ओ बी ये सब आप पास कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने ये पास कर दिया। अब आपका मॉडल फिट कर दिया मैंने, एक्स कॉमा वाई सब कुछ वही, सिर्फ डिफरेंस ये आया होगा आपका कि जितने भी वीक मॉडल ट्रेन हुए होंगे जो मैंने एल्गोरिथम बताई है उस पर ट्रेन हुए होंगे। अब अंदर प्रिडिक्शन कराओगे सेम कहानी के साथ, आंसर आपका आएगा। अब अकॉर्डिंग टू केनेवर क्लासिफायर सारे सैंपल जो भी आपका दिया वो क्लास 1 से बिलोंग आपका कर रहा है। अब आप बोलोगे सर फिर रैंडम फॉरेस्ट की माने कि इसकी माने, तो अब क्या करोगे, दोनों को आप अनसीन डेटा का प्रिडिक्शन करा के देखो किसका स्कोर अच्छा आ रहा है, दोनों का क्रॉस वैलिडेशन करा के देखो, उससे पता चल जाएगा कि किसको हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरे पास सेम डेटा पर 5 एल्गोरिथम है, अब मुझे डिसाइड करना है कौन सी बेस्ट है, तो सबसे आसान तरीका है आप उन पांचों एल्गोरिथम पे क्या करो, क्रॉस वैलिडेशन कर लो, जहां पर स्कोर अच्छा आए वो एल्गोरिथम सबसे बढ़िया है।
और टाइम लगेगा बहुत। यानी कि अगर आप इन सैम्पल लर्निंग की एल्गोरिथम पे क्रॉस वैलिडेशन लगाएंगे तो बहुत टाइम आपका लगेगा। लेकिन तरीका ये माना गया कि इन सैम्पल एल्गोरिथम बेटर सुटेबल होती हैं अगर आपका जो डेटा है वो ओवरफिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंगल मॉडल से बेटर है मल्टीपल वीक मॉडल्स बनाना। इट इज लाइक पहले जमाने में सचिन आउट हो गया तो टीवी बंद कर दो, इंडिया मैच हार गई। आज नहीं, क्योंकि आज सारे के सारे वीक मॉडल ना मिलकर एक पूरी टीम इंडिया बना देते हैं। तो इनसेंबल टेक्निक पर चल रही है आजकल इंडिया टीम हमारी। पहले नहीं थी। पहले क्या था? पहले हमारा सिंगल मॉडल पर चलता था पूरा टीम। सचिन खेल रहे हैं, सेंचुरी लग गई तो इंडिया जीत गई। सचिन आउट हो गए तो मैच खत्म। है ना? तो यही कहानी तो हर जगह फिट होती है कि एक की बजाय आप 10 कमजोर लोगों पर डिपेंड करो, कोई तो चलेगा, कहीं से तो कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। हर टेक्निक हर जगह फिट नहीं होती। बट एक जनरल आइडिया लिया जाए तो इनसेंबल टेक्निक कई बार हमारे लिए बेटर साबित होती है ना? वो करके देख सकते हो कि नेवर में नेवर कम कर दो, ज्यादा कर दो, ये बहुत ऑप्शन है आपके पास। यानी कि बैगिंग क्लासीफायर को आप 10 बार बनाओ। एक बार नेवर की वैल्यू ये करके, एक बार वो करके, एक बार मैट्रिक की वैल्यू बदल कर, एक बार कुछ करके। टाइम लगाओ, बैठे रहो, करते रहो, अपना मना थोड़ी है कोई। ठीक है, चलो भाई। तो बैगिंग की कहानी क्या है वो हमारी समझ में आ गई। जिस तरह से मैंने आपको रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर पढ़ाया, सेम मैनर में रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है और बैगिंग रिग्रेसर। डिफरेंस क्या आएगा? जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है वो अपने अंदर से डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज करेगी। ठीक है। और जो बैगिंग क्लासीफायर है वो अपने अंदर से बैगिंग रिग्रेसर यूज करेगी। मतलब यहाँ पर आप जो भी वीक मॉडल देंगे वो रिग्रेशन वाले ही दे सकते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन दे सकते हो, एसजीडी रिग्रेशन, इस तरह के कोई भी वीक मॉडल को आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इंटरनली जितने वीक मॉडल बनेंगे उन सब से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का एवरेज निकालेंगे, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं रिग्रेशन में। तो जो सारे वीक मॉडल ने आउटपुट दिया है उनका एवरेज आउटपुट जो आएगा वो आपका फाइनल प्रेडिक्शन रिग्रेशन के केस में कहलाएगा। बट इन जनरल अगर हम देखें तो हम इन असेंबल को जनरली यूज नहीं करते रिग्रेशन में। हम इन असेंबल का यूज ज्यादा बार क्लासिफिकेशन में ही करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में हमें लीनियर इक्वेशन वाली जो एल्गोरिथम है वो एकदम अच्छा प्रूफ हो चुकी है, मार्केट में उसकी टेस्टिंग कई बार हो चुकी है, उसके रिजल्ट ही सबसे अच्छे आते हैं। बहुत ज्यादा उसमें इफ एंड बट है नहीं करने के लिए। लड़ाइयाँ जो चल रही हैं वो रिग्रेशन की जगह क्लासिफिकेशन की चल रही हैं। जितना भी आगे रिसर्च हो रही है, जितना भी काम कराया जा रहा है, सब क्लासिफिकेशन को लेकर करा जा रहा है। रिग्रेशन के मामले में तो चीजें बहुत यूनिफॉर्म हो चुकी हैं लगभग लगभग। पाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सदाबहार इक्वेशन है जो सब जगह बढ़िया काम करती है हमारी। ठीक है, बहरहाल। अरे करके देख लो यार, घर पे भी कुछ करके देख लेना। क्या? यार ये तो मैंने पढ़ाई थी, नेवर से पढ़ाई थे तो। हाँ तो वही सेम कहानी यहाँ होगी, इसमें अलग थोड़ा ना कुछ होगा। जैसे पहले पढ़ाया था उसी तरह से यहाँ पर काम करना है, कुछ अलग थोड़ी है। चलो अब आगे बढ़ने दो मुझे। बैगिंग। बैगिंग के बाद अगला आता है हमारा स्टैकिंग। स्टैकिंग में क्या होता है? स्टैकिंग में जितने भी डेटा सेट, जो भी डेटा सेट आपके पास है उसी को एज इट इज सबसेट माना जाता है। उसमें कोई रैंडम सैम्पलिंग या बाकी चीजें हम नहीं कराते। तो फिर ये बताओ, जब एक ही डेटा सेट है और आप 3 मॉडल को इसे दोगे तो ये तीनों अलग अलग कैसे सीखेंगे फिर? सब कोई एक ही चीज देख रहा है, तो जो पहले मॉडल ने सीखा होगा वही दूसरे ने सीखा है, वही जो दूसरे ने सीखा वही तीसरे ने सीखा है।
क्योंकि आप कह रहे हो कि स्टैकिंग में क्या करते हैं, सेम डेटा को सारे मॉडल को ट्रेनिंग में दे देते हैं, सेम डेटा हूबहू। इसमें इस बार अलग क्या करते हैं, एल्गोरिथम अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहले वाला मॉडल हम ट्रेन कराएंगे के नेवर क्लासिफायर से, दूसरा वाला कराएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, तीसरा वाला करा लो डिसीजन ट्री से, चौथा वाला किसी से करा लो, पांचवा किसी से करा लो, एंड सो ऑन। तो इस तरह से स्टैकिंग में इंटरनली हम जितने वीक मॉडल्स हैं वो अलग अलग देते हैं। एक हमने के नेवर क्लासिफायर नेवर की वैल्यू 5 के साथ दे दिया, एक हमने दे दिया के नेवर क्लासिफायर नेवर की वैल्यू 3 के साथ, तो ये दो अलग मॉडल माने जाएंगे। अब भले ही एल्गोरिथम सेम है, लेकिन नेवर तो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो दोनों की लर्निंग अलग अलग होगी। तो स्टैकिंग में हम लॉजिकली या फिजिकली वीक मॉडल्स को अलग अलग करते हैं। लॉजिकली मतलब एल्गोरिथम का नाम सेम है, हाइपर पैरामीटर अलग अलग है। फिजिकली मतलब एल्गोरिथम ही अलग है पूरी बात। तो इस तरह से स्टैकिंग टेक्निक काम हमारा करती है। उसके बाद की कहानी आप पता है। उसके बाद कोई भी सैंपल आएगा, इससे निकालेंगे प्रिडिक्शन, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, फिर इनका जो एवरेज होगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टैकिंग में अलग अलग मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग मॉडल ऐसा हो सकता है कि इंटरनली प्रोबेबिलिटी सपोर्ट ही ना करते हो। मान लो ये करता है ये नहीं करता है, ये करता है ये नहीं करता है, तो अब सबसे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलवा लोगे आप। तो उस केस में क्या होता है, हम इन वीक मॉडल से सीधे सीधे क्लास पूछेंगे। आप बताओ ये सैंपल किस क्लास का, इसने कहा क्लास 0 का, इसने कहा क्लास 1 का, इसने कहा क्लास 0 का, इसने कहा क्लास 1 का। अब इन्होंने जो अपने अपनी क्लास प्रिडिक्ट करी है उनमें वोटिंग करा लो कि कितनों ने 0 कही, कितनों ने 1 कही, ऐसे करके आप ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टैकिंग में इंटरनली ये सब होगा। सर कोड बना कर दिखा दो तभी समझ में आएगा। फ्रॉम एस्केलर डॉट इन असेंबल इंपोर्ट वोटिंग क्लासीफायर मॉडल इक्वल टू वोटिंग क्लासीफायर। अब यहाँ पर आप अपने वीक मॉडल बना लो पहले। तो सर एक तो बना ही लिया मैंने, एक फ्रॉम एस्केलर्न डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर फ्रॉम एस्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। अब मैंने 3 वीक मॉडल बनाए। एक M1 नाम से बनाया के नेवर क्लासीफायर का यूज करके, एक M2 नाम से बनाया जो मैंने बनाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके, और एक बनाया मैंने डिसीजन ट्री का यूज करके। अब वोटिंग क्लासीफायर को मैंने कहा कि भाई जो एस्टिमेटर हैं ये मैं बता रहा हूँ एक लिस्ट में रखते हैं, और हर एस्टिमेटर को लिस्ट के अंदर टपल की फॉर्म में रखेंगे, जिसमें हम एक नाम देंगे पहले एस्टिमेटर का अपना, कोई भी नाम दे दो, चलो मैंने एम बनी दे दिया। और फिर वो वीक मॉडल, उसका नाम एम बनी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते थे जो आपका मन कर सकता था। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ वो कुछ भी एक आइडेंटिटी है उस मॉडल की, जो वीक मॉडल आप सेकंड आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं। मैंने सेम रख दिया ताकि याद करना आसान रहे। अब मैंने यहाँ पर 3 एस्टिमेटर बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे वोटिंग। वोटिंग की 2 वैल्यू होंगी, एक वैल्यू होगी हार्ड, एक होती है सॉफ्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हार्ड कर दिया। अब क्या डिफरेंस होगा उसकी बात करेंगे। अब उसके बाद मैंने लिखा मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। अरे ये मना क्यों कर रहा है, कह रहा है कि एस्टिमेटर इंट शुड बी ए क्लासीफायर। देख लेते हैं। एस्टिमेटर्स वोटिंग हार्ड लिस्ट ऑफ
टपल, टपल में स्ट्रिंग और एस्टिमेटर। देखो कहाँ गलत करा। द एस्टिमेटर इंट शुड बी ए क्लासिफायर। M1 के नेवर क्लासिफायर, M2 लॉजिस्टिक रिग्रेशन, M3 डिसीजन ट्री क्लासिफायर। अरे ये थ्री कहाँ से आ गया? क्या लिखना था यहाँ पर? M3। सर ये बॉन्डिंग आ रही है क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंटरनली इटरेशन कर रहा होगा, और वहां पर मैक्स इटरेशन की वैल्यू बढ़ा दे। ठीक है, चलो। अब इंटरनली तीन मॉडल बन गए पूरे पूरे डेटा पर। एक कैनेवर क्लासिफायर से बनाए, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बनाए, और एक डिसीजन ट्री से बनाए। अब मैं अपना सैंपल लेकर आया। ठीक है, इसने कहा जी बन। अब जब मैं वोटिंग हार्ड रखता हूं, इसका मतलब है कि जब ये सैंपल पहले वाले के पास गया होगा, तो इसने इसका आउटपुट कुछ भी दिया होगा। लेट अस सपोज इसने वन दिया कि क्लास वन से बिलोंग करेगा, इसने क्लास जीरो दिया, इसने भी क्लास जीरो दिया। अब जब वोटिंग हुई होगी, सॉरी, इसने भी क्लास वन दिया होगा। तो जब वोटिंग हुई होगी, तो दो मॉडल बोल रहे हैं क्लास वन, एक बोल रहा है क्लास जीरो। तो विनर कौन हो गया? वो जो क्लास वन है। तो इस तरह से वोटिंग कराई जाती है हार्ड टेक्निक के अंदर। हार्ड का मतलब है वीक मॉडल से सीधे सीधे क्लास पूछना, और फिर उनमें वोटिंग कराएंगे। ठीक है। और सर यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पे कर दूं वोटिंग इक्वल टू सॉफ्ट, उसके बाद अगर मैं प्रिडिक्शन कराऊं, अब क्या डिफरेंस आया होगा? डिफरेंस आया होगा कि बिहाइंड द सीन इन मॉडल से क्लास प्रिडिक्ट नहीं कराई गई होगी, इनसे प्रोबेबिलिटीज प्रिडिक्ट कराई गई होंगी। इसने क्लास जीरो की प्रोबेबिलिटी दी होगी, इसने क्लास वन की दी होगी, इसने क्लास टू की दी होगी, इसने क्लास जीरो की दी होगी, फिर क्लास वन, फिर क्लास टू, इसने क्लास जीरो, क्लास वन, क्लास टू। उसके बाद एवरेज निकाली गई होगी, एवरेज ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, फिर इसकी एवरेज, फिर इसकी एवरेज, फिर मैक्स निकाली गई होगी। वही जो अब तक हमने रैंडम फॉरेस्ट में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर वोटिंग सॉफ्ट हमारा काम करती है। तो इस तरह से वोटिंग क्लासीफायर हमारे लिए एक और तरीका है इनसेंबल टेक्निक का यूज करके हमारा मॉडल को ट्रेन करने का, जिसमें मल्टीपल वीक मॉडल्स हैं जो आपके ट्रेन होते हैं। स्टैकिंग के अंदर एक एल्गोरिथम हो गई वोटिंग क्लासीफायर, इसी तरह से एक एल्गोरिथम होती है वोटिंग रिग्रेसर। वोटिंग रिग्रेसर, तो उसमें क्या होगा? जितने भी वीक मॉडल्स आप दे रहे हैं, वो सब रिग्रेशन वाले मॉडल होंगे, और जो सैंपल आएगा उसका प्रिडिक्शन सब लोग करेंगे। और सब लोग जब प्रिडिक्शन करेंगे, तो उसके बाद हमारा एवरेज जो प्रिडिक्शन आएगा वो आपका निकाल कर दे दिया जाएगा। वहां पर वोटिंग हार्ड और सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो रिग्रेशन है, एवरेज निकालेंगे हर मॉडल का। इन असेंबल में दो टेक्निक हो गई। बैगिंग वाली खत्म हो गई हमारी, स्टैकिंग वाली खत्म हो गई। क्या डिफरेंस निकला इन दोनों में? बैगिंग और स्टैटिक स्टैकिंग में? बैगिंग में सेम एल्गोरिथम है,
स्टैकिंग में अलग अलग एल्गोरिथम, जहां अलग अलग एल्गोरिथम है वहां पर पूरा पूरा डेटा देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग है, सबको पूरा पूरा दिखा दो, क्या दिक्कत आ रही है। और जहां पर एल्गोरिथम सेम है, तो सेम डेटा सबको क्यों दिखाओगे, फिर फायदा क्या होगा, सब एक जैसा सीखेंगे। इसलिए वहां पर अलग अलग तरह के सबसेट बनाने पड़ेंगे। तो वो बनाने का तरीका आपने सीखा रैंडम फॉरेस्ट में या बैगिंग क्लासीफायर में, ठीक है। अब आता है बूस्टिंग। स्टैकिंग के जो एल्गोरिथम है उसमें देख लो, हाइपर पैरामीटर आ रहा है तो कर पाओगे, नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाओगे। कोई हाइपर पैरामीटर नहीं है मैक्स फीचर पास करने का, या आपका सैंपल पास करने का, या ओओबी, कोई तरीका नहीं है इसमें। इसमें तो सारे सैंपल यूज कराने ही कराने हैं उन्हें। अब एक काम करो, अ, अच्छा बूस्टिंग रह गई अभी तुम्हारी। मैं सोच रहा था कि जो हमने डेटा यूज करा था, कोई भी आरिस के अलावा, उस पर एक बार आप इनसेंबल चला कर देखो, लेकिन एक बार पहले मैं ये पढ़ा दूं बूस्टिंग, उसके बाद चला कर देखो। अब बताओ बूस्टिंग में क्या अलग होगा। मल्टीपल मॉडल तो बनेंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन इनमें अंदर मॉडल जो बनेंगे भी, उनमें क्या कंपैरिजन करेंगे बाकी दोनों से। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, बूस्टिंग में एक ही एल्गोरिथम यूज होती है, अलग अलग एल्गोरिथम आप नहीं दे सकते। जितने वीक मॉडल्स बनेंगे ये सारे के सारे हमारे एक ही एल्गोरिथम से ट्रेन होते हैं, ठीक है। अब एक और है, मैं हिंट दे रहा हूँ, जितने भी वीक मॉडल बनेंगे उन सबको पूरा का पूरा डेटा दिखाया जाता है, पूरा का पूरा डेटा दिखाया जाता है। अगर मैं आइरिस डेटा की बात करूं, तो 150 सैंपल पहले वाले को दिए, अब वही 150 सैंपल दूसरे को देंगे, वही 150 तीसरे को देंगे, वही 150 चौथे को देंगे। जितने वीक मॉडल बन रहे हैं सबको सेम डेटा दिखाया जाएगा, कोई रैंडम सैंपलिंग नहीं करी जाती। अब सर आप कह रहे हो कि सेम डेटा सारे मॉडल को देंगे, और सारे मॉडल बनेंगे एक एल्गोरिथम से, तो फायदा क्या फिर तो सारे मॉडल एक जैसा सीख रहे हैं, सब एक ही एल्गोरिथम से बन रहे हैं और सबको सेम चीज दिखाई जा रही है। फर्क क्या पड़ा फिर बूस्टिंग का। हाँ, क्या। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अंदर जो वीक मॉडल बनेंगे उनको अलग अलग हम हाइपर पैरामीटर दे सकते होंगे। और करो गैस, और क्या हो सकता है। 2 मिनट मैं आपको देता हूँ, अभी 2 मिनट में क्लास रिज्यूम करेंगे, सोचो जब तक, मैं बताता हूँ। सेम हमारा एल्गोरिथम रहती है, सेम डेटा सेट रहता है, डिफरेंस कहाँ आएगा वो समझते हैं। बूस्टिंग को इनसेंबल में तीनों में सबसे बेस्ट माना गया है। अब क्यों माना गया है वो देखो। अच्छा बूस्टिंग को समझाने से पहले मैं 2 शब्दों का यूज करूंगा, पहले मैं उन 2 शब्दों को समझा देता हूँ। एक होता है सैंपल वेट, एक होता है मॉडल वेट, या मॉडल की परफॉर्मेंस। अब इन दोनों को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल यूज करूंगा। मान लीजिए किसी भी पर्सन को बैट्समैन बनना है और उसको बैटिंग करना सीखना है, कि अच्छी बैटिंग क्या है, खराब बैटिंग क्या है। तो मैंने इसको कुछ लोगों का डेटा दिया। मान लो ये मैंने इसको सचिन का डेटा दिया, सचिन ने इतने रन बनाए, इतनी सेंचुरी बनाई, इतने 50 बनाए, स्ट्राइक रेट इतना था, इतनी बार आउट हुए, समथिंग समथिंग और भी डेटा। अब ये सचिन का डेटा है,
ये अनिल कुंबले का डेटा है, ये हरभजन सिंह का डेटा है, ये विराट कोहली का डेटा है, ये सहवाग का डेटा है। इस तरह से अलग अलग प्लेयर्स का डेटा है। अब ये जो इंसान है, ये किसी को बाई नेम नहीं जानता। इसको नहीं पता सचिन कौन है, अनिल कुंबले कौन है, श्रीनाथ कौन है और हरभजन सिंह कौन है, इसे कुछ नहीं पता। ठीक है। अब मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस सैंपल। मतलब इसके जो आंकड़े हैं, इनसे बहुत कम सीखना, लेकिन सचिन के जो आंकड़े हैं, इनसे ज्यादा सीखना। अब इसे नहीं पता सचिन कौन है। अब मैं इसे ये बात कैसे कहूं कि कौन सा सैंपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सैंपल कम इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया सैंपल वेट का। सैंपल वेट में क्या होता है, जैसे आइरिस डेटा सेट है, तो आइरिस डेटा सेट में हमारे 150 सैंपल थे। अब उन 150 सैंपल को आप अगर प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि कौन सा सैंपल ज्यादा हमारा रोल प्ले करेगा, कौन से सैंपल से कम आप सीखें, तो आप वहां पर सैंपल वेट लगा सकते हैं। मान लो सैंपल वेट की वैल्यू जनरली हम लोग 0 से 1 के बीच में रखते हैं। 1 का मतलब है सबसे हाई प्रायोरिटी का सैंपल है, इससे ज्यादा सीखो। जो ये कह रहा है उसको ज्यादा फोकस करो। जैसे किसी भी सैंपल का अगर मैंने वेट 1 कर दिया आइरिस में, और वहां पर सैंपल लेंथ की वैल्यू है 4.5, तो मैं ये कह रहा हूं कि बाकी अगर कहें 2.5 तो उनकी मत सुनना, इसकी सुनना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने सैंपल वेट को 0 से 1 के बीच में किया। 0 का मतलब है इस सैंपल को सुनो ही मत, इसको सीखो ही मत, इसको छोड़ दो। 0.1 थोड़ा थोड़ा सीख लो, कम 0.2 है ना, ऐसा काइंड ऑफ। तो मैंने जिस जिस सैंपल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी थी, ज्यादा फोकस करवाना था मॉडल को, उन सैंपल का वेट मैंने हाई रखा। और जिन जिन सैंपल से मैंने कम सिखवाना था मॉडल को, उनका वेट मैंने टुवर्ड्स 0 की तरफ डाल दिया। सैंपल वेट समझ में आ गया। इससे क्या होगा, हमारा जो मॉडल है वो किस सैंपल पे ज्यादा फोकस करे, किस सैंपल पे कम फोकस करे, वो अपना डिसाइड कर लेगा। जिसका वेट हाई होगा सैंपल का, वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा सैंपल, एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अब मॉडल वेट क्या होता है। मॉडल वेट, मॉडल वेट को समझाने के लिए हम ये समझते हैं कि मान लीजिए अभी तक जो एनसेंबल होती थी, उसमें ये वीक मॉडल पहला वाला बना, ये दूसरा वाला बना, ये तीसरा वाला बना। ठीक है। इसने कहा कि हाँ जी क्लास 0 से बिलोंग करेगा, इसने कहा क्लास 0 से बिलोंग करेगा, इसने कहा क्लास 1 से बिलोंग करेगा। तो आपने कह दिया कि फाइनल आउटपुट क्लास 0 है, क्योंकि दो लोग कह रहे हैं, एक अकेला कह रहा है, दो लोग कह रहे हैं क्लास 0, तो भाई ये जीत गया क्लास 0 वाला। अब इसको मैं समझाता हूँ कहानी के हिसाब से। मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं जिनको मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ। S1 एक स्टूडेंट है, S2 एक स्टूडेंट है, S3 एक स्टूडेंट है। अब मैंने किसी बारे में इन तीनों से डिस्कस करा और इन लोगों से उस टॉपिक के ऊपर राय मांगी। मान लो दो ही ऑप्शन पर राय देनी थी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। पहले वाले ने कहा ऑप्शन ए पे जाइए, दूसरे वाले ने भी कहा मुझसे कि सर आप ऑप्शन ए पे जाइए, तीसरे वाले ने कहा नहीं सर आप ऑप्शन बी पे जाइए। अगर अब तक इनसेंबल में जो होता है, अगर मैं वो तरीका यूज करूं, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लोग ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे केबीसी में हो रहा था, सेम वही कहानी है। लेकिन बूस्टिंग ने मुझे रोक दिया। बूस्टिंग ने कहा कि पहले ये देखो कि जो S1 स्टूडेंट है, ये पहले दिन से आप पढ़ा रहे हो, कि क्या ये हर क्लास में आता था, क्या ये टाइम पे आता था, क्या इसने सारे असाइनमेंट सबमिट करे हुए हैं आपके। हमने कहा ये बात तो नहीं पता। तो हमने कहा चेक करो फिर कि इस स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है क्लास में, है ना, क्या इसने सारे असाइनमेंट सबमिट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। ऐसे ही S2 के बारे में आप पहली क्लास से लेके आज तक की क्लास का डेटा निकाल के देखो, ऐसे ही S3 के बारे में निकाल के देखो। अब जब मैंने पाया, तो मैंने यही देखा कि जो S1 स्टूडेंट है ये तो कभी कभार आता है,
टाइम मिल गया, कोई काम नहीं है घर पे करने को, तो चलो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। S1 वो स्टूडेंट है। S2 वो है जो कभी, अगर मान लो किसी ने कह दिया कि पढ़ लो, कल कंपनी आ रही, तो आज आ गए मोटिवेट होकर, कल कंपनी है चलो आज पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं आते हैं। लेकिन जो S3 है वो है जो पहले दिन से लगातार आ रहा है, सारे असाइनमेंट ये मुझे सबमिट कर रहा है ना। इसकी हमने तीनों स्टूडेंट की परफॉर्मेंस निकाली, तो इसकी परफॉर्मेंस मान लो आई 0.2, इसकी परफॉर्मेंस आई मान लो 0.1, इसकी परफॉर्मेंस आई मान लो 0.9। मैंने तीनों स्टूडेंट की परफॉर्मेंस निकाल ली। ठीक है, अब बूस्टिंग ने मुझसे कहा कि देखो, अगर आप मेजॉरिटी वोटिंग पे जाओगे, गिनती पे जाओगे, तो आप ऑप्शन ए की बात करोगे। लेकिन आप ये देखो, जो लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं, उन लोगों की क्लास में परफॉर्मेंस क्या है? वो कभी आते तो है नहीं क्लास में, तो उनकी बात पर आप कितना भरोसा रखोगे? हो सकता है दोनों तुक्का मार रहे हो, हो सकता है दोनों लोग तुक्के मार रहे हो, आता तो इन्हें कुछ होगा ही नहीं, कभी आते तो है नहीं क्लास में ये। सेम यहाँ पर। लेकिन जो तीसरा वाला स्टूडेंट है, आपके अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये जो कह रहा है, ये कुछ ना कुछ सोच के कह रहा होगा, इसके पीछे कोई तर्क होगा जो ये बात कह रहा है। आप क्या करो, आप जब वोटिंग करो, तो वोटिंग में इन तीनों मॉडल को बराबर बराबर वेटेज मत दो। आप इनकी वोटिंग का हिस्सा इनके वेटेज के हिसाब से निकालो। इसने क्लास ए का, इसने क्लास ए का, इसका वेट क्या था? 0.2। इसका कितना था? 0.1। जोड़ो कितना आया? मैंने कहा 0.3। क्लास ए कहने वालों का टोटल वेट कितना है? 0.3। क्लास बी कहने वालों का टोटल वेट कितना? हमने कहा अकेला ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वेट कितना है? 0.9। अब इसमें ज्यादा किसका है? हमने कहा इसका। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्लास बी होना चाहिए। बूस्टिंग एल्गोरिथम का काम करने का तरीका समझ में आ रहा है? मॉडल परफॉर्मेंस, जो वीक मॉडल्स हैं, हर वीक मॉडल इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फाइनल प्रेडिक्शन में। जो वीक मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया है, हम उसको ज्यादा फोकस करवाएंगे अपने प्रेडिक्शन में, और जो वीक मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको हम कम यूज करेंगे अपना फाइनल प्रेडिक्शन में। सारे वीक मॉडल इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब अगर हम इस बात को भारत की राजनीति के साथ कनेक्ट कर दें, तो भारत की राजनीति में बूस्टिंग नहीं चलती, ऑर्डनरी वोटिंग चलती है। कैंडिडेट खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इनको वोट पड़े, जिसको ज्यादा वोट पड़े वो जीत गया। ये नहीं देखते कि किसने वोट डाला है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में हर वोट की वैल्यू होती है। अगर अमेरिका के अंदर 4 लोगों को वोट मिले हैं, तो काउंटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में नहीं कराते कि जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो जीत गया। नहीं, किसने वोट डाला, उसकी एजुकेशन कितनी थी, वो किस पोस्ट पे था, उसकी उतनी वोट की वैल्यू है। अगर हम भारत में हर बोर्ड की वैल्यू डिसाइड कर दें ना, कि जितने लोग 10th तक पढ़े हुए हैं उनके बोर्ड की वैल्यू इतनी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है उनके बोर्ड की वैल्यू इतनी है, जो उन्होंने ये कर रखा है, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट करा, उनके बोर्ड की वैल्यू इतनी होगी। उसके बाद अगर इलेक्शन कराए जाएं, तो सर ये तो असंभव है, हाइपोथेटिकल बात कह रहे हो आप। जबकि सच्चाई यही है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब आपने किसी से कह के 1000 वोट पड़वा दिए, पकड़ो 500-500 का नोट, आगे जी 1000 वोट मेरे पास, फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे? क्योंकि आप मेजॉरिटी वोटिंग पे काम कर रहे हो। मेजॉरिटी वोटिंग हमेशा एक सही तरीका नहीं होता है। मेजॉरिटी वोटिंग सही तरीका तब होगा जब सारा क्राउड एक लेवल पर है। अगर क्राउड में डिसबैलेंस है, तो मेजॉरिटी वोटिंग गलत तरीका होता है। आप अपने क्राउड को आइडेंटिफाई करिए कि मेरा क्राउड किस लेवल पर है, और हर किसी वोट की एक वैल्यू बताइए। एक चीज बताएं, भारत में ये वाला तरीका यूज होता है। कौन सा वाला? जहां पर एक वोट की वैल्यू होती है काउंटिंग की जगह। और पता है किस पर्सन के सिलेक्शन के लिए ये तरीका यूज होता है? जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब भारत में होता है, तो आम लोग नहीं करते, हम और आप लोग वोट डालने नहीं जाते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। जितने भी सांसद विधायक हैं, वो लोग वोट डालते हैं, और इनके वोट की वैल्यू होती है। सांसद के वोट की वैल्यू इतनी है, विधायक के वोट की वैल्यू कम होती है, सांसद के वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। सोचो भारत की
क्या व्यवस्था बना रखी है हम लोगों ने। जिस काम को जो आदमी कर रहा है, उस मतलब राष्ट्रपति के पास मुझे लगता है एक ही पावर है आज भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी, अब वो फांसी लटकेगा नहीं लटकेगा बस राष्ट्रपति ये बताएगा हाँ और ना। इसके अलावा क्या काम कर रहा है वो? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा काम है राष्ट्रपति का जो मतलब एक अवार्ड शो है, अवार्ड शो में आ जाएंगे राष्ट्रपति का पुरस्कार देने के लिए। उस आदमी के उस पोस्ट पर सिलेक्शन करने के लिए हमने वैल्यू वोटिंग कर रखी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर है जो एक्चुअल में देश चला रहा है, उसके लिए सिलेक्शन के लिए हमने काउंटिंग वोटिंग कर रखी है, वैल्यू वोटिंग की जगह। अब चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बूस्टिंग एल्गोरिथम हमें यह सिखा रही है काउंटिंग वोटिंग गलत तरीका है, वैल्यू वोटिंग करनी चाहिए। इसीलिए जितने आगे जाकर आपके मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बने हुए हैं मार्केट में, वो 90% बूस्टिंग एल्गोरिथम पे ही बने हुए हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ, उसमें आगे आप पाएंगे कि बूस्टिंग एल्गोरिथम का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, बूस्टिंग समझ में आ गई। अब अपने पे आ जाओ, बोलो जल्दी बोलो। अरे वो भी सीखेंगे, अभी तो बस मैंने एक आपको आउटलाइन दी कि बूस्टिंग में दो टर्म आएंगे, सैंपल वेट और मॉडल वेट। हर सैंपल को बराबर बराबर इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, हर सैंपल का अपना वेट होगा। मॉडल किस सैंपल से ज्यादा सीखे किससे कम सीखे ये बात होती है। फिर हर मॉडल जब प्रिडिक्शन में अपना अपना प्रिडिक्शन बताएगा तो हर मॉडल को बराबर नहीं मानेंगे, हर किसी के मॉडल के प्रिडिक्शन की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं बूस्टिंग। अब देखो कैसे ये सब होता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडा बूस्ट। एडा बूस्ट में क्या होता है उसको समझते हैं। बाकी बूस्टिंग एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से काम करती हैं, बट एडा बूस्ट कैसे काम करती है वो हम स्पेसिफिक होकर समझ रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास 7 सैंपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, 5 6 7। इनिशियली हम क्या करेंगे, सारे सैंपल को बराबर मानेंगे, सबका वेट एक जैसा कर देंगे और 1/7 हम कर देंगे। मतलब इनिशियल फेस में जो डेटा सेट आता है उसमें हर सैंपल का वेट 1 बाई नंबर ऑफ सैंपल कर दिया जाता है। तो मैंने हर किसी का वेट कितना कर दिया, 1/7 कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर हमने एक मॉडल ट्रेन करा। बाय डिफॉल्ट एडा बूस्ट में जो एक वीक मॉडल ट्रेन होता है वो डिसीजन ट्री का यूज करके ट्रेन होता है, विद डेप्थ 1, विद डेप्थ 1, डिसीजन ट्री विद डेप्थ 1। ठीक, उसके बाद इस मॉडल को हमने सारा सैंपल दिखा दिया। अब इस मॉडल को ट्रेन कर दिया गया डिसीजन ट्री डेप्थ 1 का यूज करके। इन्हीं सैंपल का प्रिडिक्शन कराएंगे, इन्हीं सैंपल का प्रिडिक्शन कराएंगे। अब प्रिडिक्शन कराया, मान लीजिए 2 सैंपल मिस क्लासिफाई कर दिए, पहला वाला और आखिरी वाला, बाकी सारे सैंपल इसने सही बता दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरा मॉडल बनाएंगे सेम डिसीजन ट्री का यूज करते हुए विद डेप्थ 1। इसे यही डेटा दोबारा देंगे, वही 7 सैंपल, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन प्रीवियस मॉडल ने जिन सैंपल को मिस क्लासिफाई कर दिया था, मान के चलें पहला और 7वां, उनके वेट को बढ़ाएंगे। और जो सैंपल पहले वाले मॉडल ने करेक्टली क्लासिफाई कर दिए थे उनका वेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सो डैट ये मॉडल उन सैंपल को ज्यादा एम्फसाइज करे
जो सैंपल प्रीवियस मॉडल ने मिस क्लासिफाई कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं दिस मॉडल इज द बूस्टेड वर्जन ऑफ दिस प्रीवियस मॉडल। ये जो मॉडल बन रहा है, ये मॉडल पहले वाले से बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जिन सैंपल को ये मिस क्लासिफाई कर रहा है पहला वाला, उनको भी ये सही क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका वेट मैंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाओगे, कितना कम करोगे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से फिर से जो सैंपल थे प्रिडिक्शन कराएंगे। अब अगला वाला वीक मॉडल जो बनेगा, उसको फिर से वही सातों सैंपल या जितने सैंपल है सब देंगे। लेकिन रूल भाई, जिनका मिस क्लासिफिकेशन हुआ था उनका वेट बढ़ाकर देना है, और जिनका सही क्लासिफिकेशन हो गया था उनका वेट कम करके आपको देना है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को आप करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक ऐसा वीक मॉडल ना बन जाए जिसने सारे के सारे सैंपल का सही क्लासिफिकेशन ना कर दिया हो। और सर मान लो ऐसा करते करते 100 बार, 50 बार, लाख बार हम कर चुके, लाखों मॉडल बना लिए, अब फिर कहाँ रुकें जाकर? तो एक मैक्सिमम हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वीक मॉडल इतने ही बन सकते हैं। अगर वो लिमिट भी खत्म हो गई है तो फिर आगे आप नहीं जाएंगे, बस वहीं पर आपको रुक जाना है। मान लो मैंने दे दिया मैक्सिमम वीक मॉडल 10 बनाओ, तो 10 बनाएंगे। अगर 10 बनाते बनाते हम ऐसी पॉइंट पर नहीं आए कि कोई भी मॉडल सबको सही क्लासिफाई कर रहा है, तो 11वां नहीं बनेगा। अब प्रोसेस को यहीं रोक दो। फिर क्या करेंगे? अब आपका नया सैंपल आएगा। अब जो नया सैंपल आएगा, ये नया सैंपल इन सारे मॉडल के पास जाएगा। इस मॉडल ने कहा कि मेरा प्रिडिक्शन है ये, इसने कहा मेरा प्रिडिक्शन है ये, इसने कहा मेरा ही है। अब इनकी गिनती नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हर मॉडल का वेट निकालेंगे। ये मॉडल ने कितने सैंपल का क्लासिफिकेशन गलत करा था, कितनों का सही करा था, उसके हिसाब से इसका हम रेस्पॉन्स, इसका परफॉर्मेंस निकालेंगे। इसकी जो परफॉर्मेंस आएगी उसके हिसाब से इसका हम इसका कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे। मान लो इसकी परफॉर्मेंस आई 0.2, इसकी आई 0.4, इसकी आई 0.6। तो ऐसे करके इसका जो वेटेज होगा वो वेटेज होगा आउटपुट में सिर्फ 0.2 के हिसाब से, इसका वेटेज आएगा सिर्फ 0.4 के हिसाब से, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस तरह से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका दिखाया जाएगा। अब दो बातें बतानी रह गई। पहली बात, सर जो वेट बढ़ेगा और कम होगा उसके पीछे गणित क्या है? पहली बार में वेट आपने बता दिया 1 बाई नंबर ऑफ सैंपल। मॉडल का परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे? इन दो के आंसर मैं देता हूं और उसके बाद कोड बनाते हैं और चैप्टर खत्म। मॉडल का वेट निकालने का तरीका है 1/2 लॉग बेस ई 1 - टोटल एरर डिवाइडेड बाई टोटल एरर। टोटल एरर क्या है? सम ऑफ वेट्स ऑफ मिसक्लासिफाइड सैंपल। मान के चलो, इमेजिन करो पहला वाला वीक मॉडल बना जिसमें दो सैंपल मिसक्लासिफाई हुए। तो मैं टोटल एरर कैसे निकालूंगा? जो दो सैंपल मिसक्लासिफाई हुए थे उनका वेट कितना था? 1/7 मान लो इसका था, और मान लो इसका 2/7 था फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करो, इन दोनों का वेट जोड़ दो। तो टोटल एरर क्या हो गई? मिस क्लासिफाइड सैंपल के जो वेट्स थे उनका सम। क्या आ गई है? टोटल एरर। अब इस टोटल एरर की वैल्यू को इस फार्मूले में रख दो। इससे क्या आ जाएगी? मॉडल का वेट या मॉडल की परफॉर्मेंस हमारी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जितने मॉडल बने थे हर मॉडल की परफॉर्मेंस इस फार्मूले का यूज करके निकाल ली जाएगी। तो इनडायरेक्टली आप सेंस लगा रहे हैं कि किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस में उसने कितने मिसक्लासिफिकेशन करे हैं उसका रोल आ रहा है, उसमें हम लॉग लगा दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट, वेट को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी सैंपल का पुराना वेट था 1/7, अब मुझे उसका बढ़ाना है। तो उसका वेट हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर जो प्रीवियस मॉडल था
जिसने उसको मिसक्लासिफाई करा था उसकी परफॉर्मेंस कितनी आई, जितनी आई वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और अगर वेट को कम करना है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ई की पावर माइनस में परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ प्लस में आएगी, यहाँ माइनस में आएगी। तो नेक्स्ट मॉडल के लिए सेम सैंपल जाता है ट्रेनिंग में, लेकिन उसका वेट या तो कम होगा या ज्यादा होगा। वेट कम करना है तो इस फार्मूले से कम होगा, और वेट बढ़ाना है तो इस फार्मूले से वेट आपका बढ़ाया जाता है। प्रीवियस वेट का मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस, जो पहला वाला आपका बना था। बूस्टिंग में अगर कोई आपसे पूछे कैसे अलग है बाकियों से, तो आप ये बताएंगे कि बूस्टिंग में सीक्वेंशियल मॉडल बनते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है? पहले एक बनेगा, उसका प्रिडिक्शन करा के फिर अगला बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। जबकि बाकी दोनों टेक्निक में क्या होता है, पैरेलल बनते हैं। किसी को किसी से कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं बनूंगा तब आप बनना, सब अपने अपने अलग अलग बनते हैं, एक दूसरे सब इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि बूस्टिंग में नेक्स्ट मॉडल प्रीवियस मॉडल के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, ये सोचते हुए कि ये मॉडल पहले वाले से बेटर होना चाहिए। तभी उसका नाम क्या, बूस्ट। बूस्ट का एड कभी देखा था? सचिन का आता था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मतलब पहले मैं कमजोर था, पतला था, मैंने पीता रहा, 2 4 महीने पिया, सही हो गया। मतलब लगातार इस्तेमाल करोगे तब आप बूस्टिंग करोगे, एक दिन में बूस्टिंग थोड़ी हो जाएगी आपकी। मतलब हर दिन प्रीवियस से ज्यादा एनर्जेटिक हो आप, बूस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर है, हर मॉडल प्रीवियस मॉडल से ज्यादा बेटर है। ये सोचकर ये टेक्निक का नाम रखा गया बूस्टिंग। एडा बूस्ट और बाकी जो बूस्टिंग एल्गोरिथम है उसमें डिफरेंस क्या है? वेट कैसे असाइन होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर एडा बूस्ट में कहा 1/नंबर ऑफ सैंपल। अब बाकी जो बूस्टिंग एल्गोरिथम है उनमें ये जरूरी नहीं है ऐसा होगा। यहाँ पर वेट इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो फार्मूला है एडा बूस्ट में ये है, बाकी एल्गोरिथम में क्या होगा वो सबका अपना अपना होगा। क्या? ये एक टाइप का पैरामीटर है, लर्निंग पैरामीटर है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम कंट्रोल कर सकते तो हाइपर पैरामीटर कहते हैं। तो मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल का वेट, हर स्टेप पर क्या होगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लर्निंग पैरामीटर। हाँ, हम पहली बार में क्या वेट रखना चाहते हैं वो बता सकते हैं, पहली बार में। उसके बाद क्या होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बाकी कुछ बचा ही नहीं। बाकी कोड आप शायद ज्यादा अच्छा जानते हैं खुद से ही। तो बस इसमें क्या लगाना है मुझे, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import add a boost classifier मॉडल इक्वल टू add a boost classifier। अब इसमें क्या पास करना चाहिए मुझे? add a boost classifier में हमने को कुछ मत करो, बस मॉडल बना के फिट कर दो। इंटरनली क्या चला होगा इसमें? डिसीजन ट्री डेप्थ 1 का। ठीक है। और अगर हम देना चाहें तो हम दे भी सकते हैं, अगर हम देना चाहें तो अपना वीक मॉडल दे भी सकते हैं। ठीक। अब मॉडल डॉट, क्या करना, प्रिडिक्ट करना है ना मुझे, तो ये लाइन कॉपी कर देते हैं। इसने कहा क्लास 1। अगर आप प्रोग्रामर हो तो मशीन लर्निंग खत्म हो चुकी है आपकी, वही 3 लाइन घूम फिर कर आ जाती है। मॉडल बनाओ, किसी एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके फिट कर दो, प्रेडिक्ट कर दो, खत्म। है क्या? तो आपको लगता है इंटरव्यू में कोई आपसे कोड करवाएगा मशीन लर्निंग का? क्या करवाएगा कोड बताओ? पिछले 1.5 महीने से यही पढ़ रहे हैं, 3 लाइन का कोड है। वो आपसे यही पूछेगा अंदर जो चलता है वो क्या है, कौन से एल्गोरिथम अपने अंदर क्या काम कर रही है, उसमें क्या चीजें होती हैं, वो कैसे डिफरेंस करती है बाकी एल्गोरिथम से, वो यही जानना चाहेगा आपसे। ठीक है, यही आपको बताना होगा। और उसके लिए कोई कोड वर्ड नहीं है, उसके लिए तो आपको एल्गोरिथम का जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था वो आपको समझना होता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हमारा। चलो भाई, तो इसमें ये हमारे
जिस तरह से क्लासिफिकेशन की, इस तरह से रिग्रेशन की भी है, एडा बूस्ट रिग्रेसर। आप उसका भी यूज कर सकते हैं अपना मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो अब तक जितनी भी एल्गोरिथम हमने पढ़ी हैं उसमें इनसेम्बल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इनसेम्बल में जो तीन है उनमें से बूस्टिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बूस्टिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इसने जो डिसीजन लिया उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी हो रही है अंदर इसके, है ना। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, मैक्स नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। बाय डिफॉल्ट कितने आए इसमें? 50। मतलब इंटरनली 50 वीक मॉडल बनेंगे। अगर उससे पहले ही ऐसा वीक मॉडल बन गया जो 100% क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो 50 नहीं बनेंगे फिर। उससे पहले ही हमारा ये वीक मॉडल का प्रोसेस रुक जाएगा। और अगर 50 बन गए फिर भी ऐसा कोई नहीं बना जिसने 100 के 100 क्लासिफाई सही कर दी हो, तो फिर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस आप। ठीक है। अब तो मोबाइल में बिजी थे, बस क्या समझ में आया, ये कहानी नहीं लिखी है मैंने। नेक्स्ट मॉडल के लिए इंक्रीज कैसे करा होगा, डिक्रीज कैसे करा होगा। बताओ, कौन से सैंपल के लिए वेट इंक्रीज होगा और किसके लिए डिक्रीज होगा। हम्म। हम्म। अगले का बताओ, किसका इंक्रीज हुआ किसका डिक्रीज हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं ये कैसे पता चला कि किसका बढ़ाना है किसका कम करना है। जिसका जिसका मिस क्लासिफिकेशन हुआ है प्रीवियस वीक मॉडल से, उसका वेट बढ़ाएंगे। और जिसका करेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया उसका अगले मॉडल में वेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कर। चलो, आज क्लास इतनी रखेंगे, कल मिलेंगे। और कल हम काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस पर हम अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लगभग 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाएंगे मशीन लर्निंग में। अभी तक जो डेटा सेट हमने यूज करा है, उनमें से हम कोई भी यूज नहीं करेंगे। अपना कुछ और ही डेटा सेट लेकर आएंगे तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, है ना, सामने वाले को। तो कल से हम जो अपना शुरू करेंगे वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीजें यूज करेंगे, नाम कंप्यूटर विजन और एनएलपी। ये दो फील्ड ऐसे हैं मशीन लर्निंग में जिन पर ही प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। बाकी ये सब सीखने के लिए ठीक है। अब तक आपको सारे टर्म्स, जो चीजें होती हैं मशीन लर्निंग की, वो समझ में आ गई। अब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट वाली चीजें होती हैं मशीन लर्निंग, वो या तो कंप्यूटर विजन पे होती हैं या एनएलपी पर होती हैं। कल से हम लोग ओपन ये आपका कंप्यूटर विजन वाला काम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही, कल मिलेंगे।